आज पढ़ेंगे हम कपल्ड ओसिलेटर, युग्मित दोलक। सरल आवर्ती दोलक की परिभाषा हम पढ़ चुके थे। यदि कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर निश्चित समयांतराल में अपनी गति को दोहराता है और निश्चित बिंदु के दोनों ओर वो गति होनी चाहिए तो हम उसको सरल आवर्ती दोलक कहते हैं। और उसी में यदि स्वतंत्र दोलक है तो स्वतंत्र दोलक में क्या होता है, उसकी आवृत्ति कांस्टेंट हो जाती है, यानी आवर्तकाल कांस्टेंट होता है। आवर्तकाल का व्युत्क्रम हम जानते हैं, आवृत्ति होती है, ठीक है ना। n इजिकल टू अगर आवृत्ति है तो 1/t होता है, t आवर्तकाल होता है एक दोलन में लगा समय। तो स्वतंत्र दोलक के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वह एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है, उसकी आवृत्ति यानी आवर्तकाल नियत होता है। इस कंपन को उसकी कंपन विधा कहते हैं, मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। जब कंपन विधा केवल एक चर पर निर्भर करती है तो वह उसकी सामान्य विधा कहलाती है, यानी उसका मान केवल एक निर्देशांक पर ही निर्भर करता हो, एक चर पर ही निर्भर करता हो तो उसको नॉर्मल मोड कहते हैं, सामान्य विधा कहते हैं। स्वतंत्र दोलक की केवल एक सामान्य विधा होती है और स्वतंत्र दोलक काल्पनिक होता है क्योंकि पूर्णतः पृथक्कृत दोलन का अस्तित्व संभव नहीं होता है। सामान्यतः कोई भी दोलक अपने समीपवर्ती अन्य दोलन तत्वों से युग्मित होता है और तरंग गति इन्हीं समीपवर्ती युग्मित दोलकों के अस्तित्व के कारण होती है जिनमें परस्पर ऊर्जा का विनिमय होता है। यानी यदि आपके पास एक कोई दोलक है और वो दोलन कर रहा है तो हम देखते हैं पास में यदि कोई दूसरा कण रखता है तो वो उससे प्रभावित होता है और इसका जो आवर्तकाल है वो कांस्टेंट नहीं होता है। और जबकि स्वतंत्र दोलक के लिए टी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए यदि पास में जो कण रखा है उससे वो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा विनिमय जिसको कहते हैं, तो हम ये उसका आवर्तकाल प्रभावित होता है और तब हम उसको स्वतंत्र दोलक नहीं कहेंगे। इसलिए हम यहाँ पे युग्मित दोलक के उदाहरण देखेंगे। और युग्मित दोलक क्या होता है, यानी एक दोलक दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम युग्मित दोलक कहेंगे। ये चित्र बना रखा है 2.11, यहाँ देखिए दो समान दोलक हैं। ये डोरी है हमारे पास, उसकी लंबाई L है, ये दूसरी डोरी L है। दोनों से ये जो स्प्रिंग है उसका एक सिरा P1 है और एक सिरा P2 है। उन दोनों को इनसे जोड़ दिया और इधर द्रव्यमान M लगा दिया, इधर भी द्रव्यमान M लगा दिया। या यूँ कहें M द्रव्यमान का ये दोलक था सरल आवर्त दोलक और ये अभी M द्रव्यमान का दूसरा दोलक था। दोनों को एक स्प्रिंग K से, जिसका स्प्रिंग K है, उससे जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एक युग्मित दोलक का उदाहरण है। देखिए क्या लिखा है, यदि दो समान स्वतंत्र दोलकों को चित्र 2.11 के अनुसार किसी स्प्रिंग से युग्मित किया जाए तो इस स्थिति में दोनों दोलकों की गति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में नहीं होती है, अर्थात उनकी गति एक दूसरे पर आधारित होती है। इस प्रकार के दोलकों को युग्मित दोलक कहते हैं। कपल्ड ऑसिलेटर का ये उदाहरण है तथा उनके दोलनों को युग्मित दोलन यानी कपल्ड ऑसिलेशन कहते हैं। युग्मित दोलकों के अन्य उदाहरण हैं, जैसे 3 स्प्रिंग है हमारे पास, ये चित्र 2.2 में दर्शाया गया है। ये एक स्प्रिंग है K1 जिसका स्प्रिंग नियतांक है और ये दूसरी है K2, ठीक है, और ये तीसरी है जिसका स्प्रिंग नियतांक है K। यानी इसमें दो हमारे पास द्रव्यमान है M1 और M2, उनको इस तरह से K1 K और K2 है ना, 3 स्प्रिंग है, उनसे जोड़ दिया, 3 स्प्रिंगों से जुड़े 2 द्रव्यमान हो गए, वो चित्र 2.2 में बता रखा है। 2 युग्मित दोलन, इसी तरह से इसमें अगर दोलन होता है तो वो युग्मित दोलन का उदाहरण हो गया। इसी तरह से हमारे पास ये चित्र 2.13 बता रखा है, इसमें ये डोरी है हमारे पास और ये A और B है ना बिंदु हैं, एक तरह से ये गिरनी कह दीजिए, जिस पर ये M द्रव्यमान का इधर रखा है करंट और ये दूसरे और L लंबाई से ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसमें हमारे पास 2 युग्मित दोलन का ये भी एक चित्र हो गया। इसमें यदि एक दोलन करता है तो दूसरा उससे प्रभावित होगा। एक ये हमारे पास 2.14 में बता रखा है एठन लोलक, क्या बता रखा है,
ये ऊपर फिक्स है सिरे दोनों, उसमें ये तार है जिसमें हमारे पास ये दो चक्तियाँ हैं, I1 और I2 उनके जड़त्व द्रव्यमान है, ठीक है। और इनके बीच में अगर ये जो तार लगा हुआ है उसका एक तरह से ऐंठन गुणांक, इसका K है, इसका K2 है और इसका K1 है। अगर इनको ऐंठन लोलक हो गया, थोड़ा सा घुमा कर छोड़ दें, है ना, कोणीय विस्थापन थीटा देकर छोड़ दें, तो ये चक्तियाँ क्या करेगी, अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करेगी। तो ये एक मरोड़ी दोलक का उदाहरण हो गया। और ये ऐंठन दोलक कौन सा, युग्मित का उदाहरण हो गया, युग्मित दोलक की जैसे व्यवहार करेगा। इसी तरह से हमारे पास 2.15 में ये एक LC परिपथ हो गया, 2.51, उसमें ये C1 और L1 कुंडली है, प्रेरण कुंडली, C1 संधारित्र है, उनको तार से जोड़ दिया। इधर ये L2 है कुंडली और ये C2 संधारित्र है, उसको इस तरह से दोनों को समांतर क्रम में, और बीच में ये हमारे पास L1 और L2 कुंडली को क्या रख दिया, पास में रख दिया। तो ये प्रभावित होगी। जब इसमें हमारे पास धारा बहेगी तो इसके सिरों पर, L1 कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, समय के साथ बदलेगा, तो धारा में परिवर्तन होगा, उसके कारण L2 के सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, उससे ये चार्ज हो जाएगा। तो हम देखेंगे इस दूसरे परिपथ में भी क्या होगी, धारा बहेगी, ठीक है। तो एक में प्रवाहित धारा दूसरे में विभवांतर उत्पन्न करेगी, और इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं ये LC परिपथ भी हमारे पास युग्मित दोलक हो गया, यानी एक के कारण दूसरे पर क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। और आवेश वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर क्या होगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक यहाँ वो दोलन करेगा। इसमें ये इसके सिरों पर भी होगा, तो वो इसको ये निश्चित पथ मिल जाएगा, यानी इसके लिए एक सरलावर्ती दोलक की जैसे व्यवहार करेगा, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक, यानी इसमें दोलन कौन करेगा, आवेश करेगा, ठीक है। तो ये LC परिपथ दोनों अलग अलग, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, तो इनमें जो आवेश है, इसमें जो आवेश होगा वो इसके कारण प्रभावित होगा, और ये युग्मित दोलक का उदाहरण हो गया। इसी तरह से चित्र हमारे पास 2.16, ये नीचे H2O अणुओं का दे रखा है, इसमें ये 2 H अणु हैं और ये ऑक्सीजन का है, इनमें दोनों में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, सहसंयोजन बंध। और ये जब अणु पास पास आएंगे तो ये अपनी इस एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। तो ये अगर पास आता है तो इसकी गति को ये भी प्रभावित करेगा। तो H2O अणु भी इस तरह से युग्मित दोलक का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह से CO2 अणु है, ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ये कार्बन का है, और इस तरह से ये CO2 का निर्माण कर रहे हैं। इस एक्सिस के अलोंग ये क्या करेंगे, कंपन करेंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे, इस तरह से इनकी गति को ये भी प्रभावित करेंगे, और ये भी एक युग्मित दोलक का उदाहरण हो गया। इसी तरह से भारी डोरी हुई लोडेड स्ट्रिंग अपने पास है ना, स्प्रिंग को आप डोरी से जोड़ दें और उस मास लटका दें। इसी तरह से क्रिस्टल ठोस है, उसमें जो परमाणु के कंपन हैं, ये सब एक तरह से युग्मित दोलक, यानी एक से अधिक अणु या परमाणु पास में हैं तो वो कंपन के कारण युग्मित दोलक का निर्माण करते हैं। तो एग्जाम में यदि इसकी परिभाषा पूछे तो आप लिख सकते हो, चित्रानुसार इसको समझाना हो तो आप इस तरह से समझा सकते हो, ठीक है। तो 2 जालकों के आपस में युग्मन के कारण उत्पन्न प्रभाव को इन दोलकों के बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान के रूप में देखा जा सकता है, और इसलिए युग्मित दोलकों की जो सामान्य गति है उनकी सामान्य विधाओं के अध्यारोपण के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी इनकी आवृत्ति 1 से अधिक हो गई, ठीक है, सामान्य विधाएं भी 1 से अधिक हो जाएगी। और अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है जिस तरह से आयाम किसी बिंदु पर उन तरंगों के अलग अलग आयामों के सदिश योग के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है कि उसकी आवृत्ति भी अलग अलग होनी चाहिए और सामान्य विधा 1 न होकर 1 से अधिक हो जाएगी। तो 2 समान युग्मित दोलकों को चित्र 2.11 की 2 जो सामान्य विधाएं हैं, है ना, इसको एक एग्जाम्पल ले रहा है, ये हमारे पास ये चित्र 2.11 की बात कर रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उनकी दोनों की द्रव्यमान समान है, लंबाई जो डोरी से लटका रखा है वो समान है, उनकी 2 सामान्य विधाएं होगी, यानी
समान युग्मित दोलक होते हुए भी उनकी विधा एक नहीं है, 2 सामान्य विधाएं होती है तथा प्रत्येक विधा की अलग अलग आवृत्ति होगी। जब युग्मित दोलकों की गति को केवल एक सामान्य विधा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उनके आयाम नियत रहते हैं, जिससे उनकी ऊर्जाएं भी नियत रहती हैं, अर्थात उनके बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। और व्यापक रूप से युग्मित दोलकों की गति की व्याख्या सामान्य विधाओं के अध्यारोपण द्वारा की जाती है। इस गति में प्रत्येक दोलक का आयाम नियत नहीं रहता है, क्योंकि विभिन्न सामान्य विधाओं की आवृत्तियां अलग अलग होती हैं और सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब एक दोलक का आयाम बढ़ता है तो दूसरे दोलक का आयाम घटता है। कुछ समय बाद उपरोक्त स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है और यह प्रक्रिया बार बार लगातार दोहराई जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि युग्मित दोलकों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यानी एक की गति ऊर्जा अधिकतम है तो दूसरे की न्यूनतम हो जाएगी, और जब दूसरे की अधिकतम होगी तो पहले की न्यूनतम हो जाएगी। इस तरह से स्थितिज ऊर्जा एक की अधिकतम है तो दूसरे की न्यूनतम हो जाएगी, और दूसरे की अधिकतम है तो पहले की अधिकतम। ये जो सिलसिला है यानी कुल ऊर्जा नियत रहेगी। ठीक है, तो किसी अणु में उसके परमाणुओं की कंपन गति युग्मित दोलकों के तुल्य होती है, क्योंकि अणु में विभिन्न परमाणु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर यानी मीन पोजीशन के दोनों तरफ वो कंपन गति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु का कंपन उसके पास के दूसरे परमाणुओं की कंपन गति को प्रभावित करता है। इसलिए एक अणु के विभिन्न परमाणु मिलकर युग्मित दोलक की तरह व्यवहार करते हैं या युग्मित दोलक बनाते हैं। इसी प्रकार क्रिस्टल या ठोस में विभिन्न परमाणु एक दूसरे से युग्मित होते हैं, और रस्सी में भी बहुत अधिक संख्या के कण आपस में युग्मित होते हैं, लेकिन रस्सी के कणों की युग्मित गति क्रिस्टल ठोस के परमाणुओं युग्मित गति से भिन्न होती है। और यांत्रिक दोलकों में 2 प्रकार से युग्मन संभव है, दुर्गमता स्टिफनेस के द्वारा तथा सहायक पिंड के द्रव्यमान ऑक्सिलरी मास के द्वारा। विद्युत परिपथों में इनके अनुरूपी युग्मन धारितीय व प्रेरणिक होते हैं। संधारित्र क्या होता है, वहाँ धारितीय प्रतिघात उसका प्रतिरोध कहलाता है, और जब कुंडली होती है तो प्रेरणिक प्रतिघात उसका प्रतिरोध कहलाता है। वो उसकी गति को प्रभावित करता है और उसके दोलन काल कम होते हैं, यानी दोलन के जो टाइम पीरियड है वो प्रभावित होता है। इस तरह से युग्मित दोलक को डिटेल में हम गणितीय रूप से आगे अध्ययन करेंगे। यहाँ हमने केवल परिभाषा और उसके एग्जाम्पल पढ़े थे। धन्यवाद।